टैक्सेशन 1 जिसका एग्जाम अपने देने जा रहे हैं, कब देंगे? 12 तारीख को, क्योंकि क्या 14 तारीख को कॉस्ट देंगे। ठीक है, अब सुनो, जो टैक्स का पेपर रहेगा आपको जो सजेशन दिए हैं, गारंटी 0%, सिक्योरिटी 100%। गारंटी 0%, ठीक है, गारंटी कुछ नहीं, हम आपको बता दें, सिक्योरिटी 100%, बट गारंटी 0% है, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, गारंटी वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है, सिक्योरिटी का मीनिंग अलग हो जाता है। अगर आप लॉ पढ़े होंगे सब्जेक्ट, ठीक है, तो लॉ में इसका डेफिनेशन डिफरेंस अच्छे से दिया हुआ है। अब सुनो, इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, टैक्सेशन 1 में आपका 3 ग्रुप में क्वेश्चन डिवाइड रहेगा। पेपर पैटर्न सुन लीजिए ध्यान से। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सबसे पहले हम लोग लास्ट ग्रुप को पकड़ते हैं, क्योंकि लास्ट ग्रुप एकदम क्लियर कट बोला हुआ है एकदम टैक्स में। एक सम हाउस प्रॉपर्टी, एक सम सैलरी। एक पॉइंट और क्लियर कर दे रहे आप लोग को, सबको ध्यान से एकदम। अपने जो सोचते हैं NE2 NE3 वाला सिस्टम नहीं है। आपको चॉइस कैसे रहेगा, सैलरी में सैलरी के 2 सम दे देगा अलग अलग, सैलरी में सैलरी का सम दे देगा, बीच में और दे देगा, वैसे चॉइस देगा। बट अपने स्किप नहीं कर सकते कोई चैप्टर को। कोई अपने ये सोच के चले हम इस चैप्टर को स्किप कर दें, हम बच जाएंगे, ये सिस्टम खत्म ही हो गया। जब से CBCS सिस्टम आया था, क्रेडिट बेस्ड वाला सिस्टम, उस वक्त से सिस्टम लोग खत्म नहीं कर दिया। सीयू सीधा सिस्टम ये कर दिया, आप चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। इफ अपने कोई चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, आप मान के चलो हम उतना मार्क्स स्किप कर रहे हैं, ठीक है, क्यों चैप्टर उतना मार्क्स का जो आ रहा है वो मेरा स्किप होगा ही होगा। वो खाली एक ही रास्ता बचने का, वो तुम लोग ऐसे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं कि वो काम का है ही नहीं। तो अपने लिए इसमें हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी दोनों 2 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स, 15 × 2 30। अगर 2 चैप्टर को अपने ढंग से कर लेते हैं, ओनली 2, ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर कर लेते, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। कुछ भी करेंगे, कितना भी गंदा करेंगे, 15-20 तो उठा ही लेंगे, ठीक है, 50% उठा लेंगे, 15 मार्क्स तो माने। गंदा से गंदा भी कर गए और एकदम ही गंदा की तो बात ही खत्म। तो 15 मार्क्स से 2 चैप्टर हुआ। चॉइस में आएगा, कैसा आएगा, सैलरी का एक बड़ा सम सहना ही है, उसे तुम चॉइस करें तो क्या कर सकते हैं, ग्रेचुटी का सम दे दिया, ठीक है, पेंशन का सम दे दिया। अब की बार ग्रेचुटी और पेंशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट सम्स के हिसाब से, तो उसमें शॉर्ट कैसे देगा, 5 मार्क्स करके डिवाइड कर देगा, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का ग्रेचुटी, 5 मार्क्स पेंशन, 5 मार्क्स HR उठा ले, कुछ भी कर ले, या 5 मार्क्स को छुट्टी उठा के कुछ ले, साथ में कंबाइन करेंगे, 15 मार्क्स से कंप्लीट सम्स अलग से रहेगा। नो इफ नो बट, याद रखिएगा, समझ आया बात को। और हाउस प्रॉपर्टी का 15 मार्क्स से कंपल्सरी सम्स रहेगा। हाउस प्रॉपर्टी के पीछे भी जाए तो वैसे उसमें भी कर सकता है, या उसमें भी और कर देगा, इंटरेस्ट उनका अलग से पूछ ले तुमसे, ठीक है, जीबी अलग से निकालने बोल दे तो वो अलग से, बट चैप्टर वापस बोले स्किप नहीं कर सकते। इस पॉइंट को दिमाग में लेके आप लोग चलिएगा, ठीक है, जो बात बोले आपको याद रहेगा। तो हम लोग ग्रुप सी क्लियर हो गया। क्या ग्रुप सी में क्या क्वेश्चन रहेगा, आप मान के चलिएगा एग्जाम में पेपर देख रहे हैं तो ग्रुप सी में ये 2 चैप्टर है, और हम बोलेंगे ये 2 चैप्टर ग्रुप से अटेम्प्ट भी मत करना, ठीक है, अपने स्टार्ट करेंगे अटेम्प्ट करना ग्रुप ए से, हम उल्टा वैसे था, ग्रुप ए से अटेम्प्ट करेंगे, हम फिर ग्रुप सी से अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे पहले एग्जाम, ठीक है, क्यों है उसका रीजन सही आ जाएगा। चलिए ग्रुप सी क्लियर हो गया। अब हम लोग आ गए ग्रुप बी में, 10 × 3 का ब्रेकअप रहेगा, 30 मार्क्स, 10 × 3 में एक सम फिक्स रखा हुआ है एकदम, PGBP 10 मार्क्स का सम एकदम रखा हुआ है, ठीक है, 10 मार्क्स अटेम्प्ट किए, बचा कितना, 20, इसको अटेम्प्ट करने के लिए। अब 20 मार्क्स जो है वो आपका आएगा कैपिटल गेन, माने पूरा 20 नहीं आएगा, कैपिटल गेन पूछेगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, वो सब उठा के यहाँ पर आएगा चैप्टर। तो उसमें जो आएगा वो भी एक्शन 10 मार्क्स का ही आएगा। वो कोई बड़ा सम्स पूछा तब तो 10 मार्क्स का देगा, नहीं तो ए बी करके देगा। ये भी समझिए आपको, 5A 5B, तो वैसा 10 मार्क्स उसमें कवर होगा। तो पहला 10 मार्क्स क्या रहेगा आपका, PGP, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, बट एक सम्स कंपल्सरी रहेगा। इसको ही चॉइस करना है तो टीचर में वैसे ही चॉइस करेगा, और करके बीच में चैप्टर स्किप वाला माइंड से एकदम निकाल देना। अगर हम चैप्टर स्किप कर वापस बोल रहे हैं उतना मार्क्स हम स्किप कर रहे हैं,
ये चीज सोच के चलना। कोई अगर मन में सोच लिया हो, प्लान कर भी लिया हो, कर भी चुका होगा कि हम इतना ये चैप्टर छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये मान के चलना वो इतना मार्क्स हम छोड़ के चल रहे हैं, पहला बात, ठीक है, क्योंकि और ये मान लेना हम उतना मार्क्स छोड़ के चल रहे हैं, इतना हम जो कर गया उस पर पूरा 100% उठाएंगे नहीं, तो हम कितना मार्क्स अटेम्प्ट में करके आएंगे सोच लेना, और फिर अपना चंद्रमा सोच के सीखे। क्योंकि कई जन तुम सबसे हमको मालूम ऐसा प्लानिंग करके रखा हुआ है, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहा है, जो लापरवाह है, ठीक है, सिंसियरिटी नहीं है, बताइए अभी एग्जाम में भी आने का भी सिंसियर नहीं आया है, तो उसका हम क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं। तो अपने में इसमें पीजीपी हुआ फाइनल, ठीक है, और क्या हुआ आपको बताए थे, कैपिटल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन थ्योरी में अब की बात जो लग रहा है, अपने क्लबिंग ऑफ इनकम पढ़े थे आप, हम सब पढ़ाते हुए आपको बोले थे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चैप्टर में, याद है मैडम? कौन सा क्वेश्चन? क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, क्लबिंग ऑफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके 10 में पूछ ले या 7-8 में पूछ ले, फिर 2-3 मार्क्स कुछ अलग से पूछ ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ग्रुप सी सही में, ग्रुप बी सही में आगे क्या रहेगा, हम लोग आगे ग्रुप ए में, ग्रुप ए का ब्रेकअप शायद सही में आ गया होगा आप लोग को मेरे से अच्छे। 5 × 4 20, 5 × 4 में, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा इंसिडेंस ऑफ टैक्स का, पहला क्वेश्चन मिलेगा इंसिडेंस ऑफ, 99% चांस है इंसिडेंस ऑफ टैक्स ही आएगा, 1% किस्मत फूटा रहा तो आरएस में जाएंगे अपने रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, किसमें जाएंगे, 1% किस्मत फूटा रहा तो 99% इंसिडेंस ऑफ टैक्स पूछेगा, ठीक है। इसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का 5 मार्क्स का आएगा, डिडक्शन 5 मार्क्स का आएगा, एक आपको बोले इंसिडेंस ऑफ टैक्स 5 नंबर, सेकेंड IFOS 5, डिडक्शन में अब की बार 80G और 80C जरूर पूछना चाहिए, दोनों में से एक, 5 मार्क्स का, ठीक। चौथा एग्रीकल्चर इनकम या एग्जेम्प्टेड इनकम पूछ लिया जाए, मेंशन 5 नेम्स ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम, वैसा, ठीक है। ये अब आप लोग में से जो जनरल में है उनको बता दे रहे हैं, उनके 2-2 मार्क्स का थ्योरी आता है जो जनरल में ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। कोई है क्या जनरल, तो बोले नहीं, तो 3 है, तो आपको बता दें लोग डिफाइन जीटीआई वो सब भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देखिएगा पीडीएफ को ध्यान से दिखाओ, वो जो डिफाइन जीटीआई जनरली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, आपको बता दें। और कुछ एक क्वेश्चन में एच और जी भी हम लिखे होंगे, कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन में एच मींस ऑनर्स, जी मतलब जनरल के लिखा हुआ है, वो स्पेसिफिकली जनरल के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हम लोग का पेपर पैटर्न हो गया, क्लियर हुआ। पेपर कैसे आएगा, आपने का 80 मार्क्स का, शायद 80 मार्क्स हो गया हो, काउंट करके देखो आप लोग, 80 मार्क्स हो गया, और 20 वाला तो कॉलेज के हाथ में है, ठीक है। तो अपने 80 मार्क्स का पेपर क्लियर। कोई दिक्कत, कुछ लिखना है या इसको मिटा दे, जिसको लिखना है वो लिख लो, फिर हम लोग आगे हाँ, आप लोग देखिए जो आपको पीडीएफ सेंड किए थे पेज नंबर 1 में, आप लोग देखें डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, ऐसा एक क्वेश्चन आने का एक्सपेक्टेशन अब की बार एग्जाम में है, क्या स्टेटस ऑफ क्वेश्चन अगर आएगा तो ग्रुप ए में आएगा, ग्रुप बी में नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप देख रहे हो KMC लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, इसका आंसर भी आप लोग के लिए देखिए नीचे दिया हुआ है, अगर आप लोग देखे होंगे हर एक जो भी क्वेश्चन दिए सबका आंसर आपको लिखा हुआ है थ्योरी का, उस अगर मैथ का पेज नंबर लिखा हुआ है, नहीं तो मैथ में नहीं है तो उसका डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, ठीक। अगर आप लोग तभी भी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप लोग से ज़्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं आगे किस टाइप के, ठीक। इससे ज़्यादा सुविधा कुछ नहीं हो सकता किसी के लिए, हो सकता है प्रेम भैया कि आपको क्वेश्चन खाली देखना है और आंसर बस डायरेक्टली पेज खोल के पढ़ना है आगे। तो आप लोग को जो बताया ग्रुप ये बी नंबर वाला क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अब की बार के लिए, ठीक है। आप लोग एक चीज देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन स्टेट द एबिलिटी ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A, दिख रहा है ना। तो इसमें क्या लिखा, टोटल टैक्स, ये एग्जाम में आया था अपने उम्मीद है मैंने आने का, क्या सॉरी, ठीक है। ये आने का क्या है, इसमें टोटल टैक्सेबल इनकम कितना है 475, तो अपने को रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिबेट का कंडीशन याद है ना, क्या था, 5 लाख टिल 5 लाख टोटल इनकम था, जीटीआई नहीं, क्या था अपना टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर 5 लाख तक हमको रिबेट मिलेगा तो अपना 5 लाख के अंदर है, रिबेट इज अवेलेबल। और नेक्स्ट वाला केस क्या है 6 लाख, रिबेट इज लिखना है सिर्फ,
खाली ये लिखना है रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कैसे चेक करेंगे, वो याद है ना 5 लाख रुपए याद है। अब 5 लाख भी याद नहीं रहेगा तो कोई पाई नहीं। इसका आंसर नहीं दिया, हम लोग वर्बली हम बता देंगे, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया वैसे। ठीक है, बाकी ऊपर वाला जो क्वेश्चन है आप लोग उसमें देखिए, लिए सबका आंसर दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, आगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स अभी हम लोग रिसेंटली किए थे शायद, हमको जो याद है। ठीक है, किए थे ना रिसेंटली। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स में देख रहे हैं एच लिखे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि 99% ऑनर्स में आने का चांस है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का। तो आइए एक सम हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स का कर लेते हैं। ठीक है, बोले सम नंबर क्या 2 करें, 1 नहीं क्या, चलो सम नंबर 2 एक आप लोग स्टार्ट करो, सम नंबर 2 करना फटाफट। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का सम नंबर 2। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम इन इंडिया थ्रू SBI। समझ में आया मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बांग्लादेश, प्रॉपर्टी का है बांग्लादेश में, रेमिटेड बाय टेनेंट टू हिम इन इंडिया, मतलब कहाँ पे हुआ, इंडिया में। तो टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स तो याद है ना, इंडिया से कैसे भी रिलेटेड आप हो गए हो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस पॉइंट को दिमाग में याद रखिएगा बस। क्या नाम है, नहीं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डॉट 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 अमाउंट कितना बाबू, एग्जैक्ट 1 लाख, दोनों में आ गया। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, बिजनेस इन सिंगापुर, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम सिंगापुर, प्रॉफिट रिसीव्ड इन सिंगापुर। तो खाली पहला वाला टैक्स देगा, इनकम फ्रॉम सिंगापुर कितना अमाउंट है पहला वाला का, 5 लाख ना। सेकंड हो गया, थर्ड प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल मैनेज कहाँ से हो रहा है, तो दोनों को टैक्स देना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, अमाउंट 10 लाख। नेक्स्ट नेट डिविडेंड रिसीव फ्रॉम बांग्लादेश कंपनी आउटसाइड इंडिया है, तो हमको आउटसाइड इंडिया के लिए कितना डिविडेंड मिला, नेट 35, बट हम लोग ग्रॉस अमाउंट लिखते हैं। कौन सा अमाउंट लिखते हैं, इनकम हमेशा ग्रॉस का लेते हैं, आप दिमाग में रखिएगा कोई भी चैप्टर के लिए। कभी भी कोई नेट है वो तो अपने ग्रॉस लेंगे, क्या लेंगे अपने ग्रॉस। ये हमको रिसीव कहाँ हुआ है, बांग्लादेश में, कंट्रोल कहाँ है बाहर, फिर आउटसाइड इंडिया बोल दिया है। डिविडेंड रिसीव इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, टैक्स कौन देगा, सिर्फ पहला वाला। कितना अमाउंट है, 35 है ना, प्लस 15 कर देंगे, 1,35 तो 1,35 प्लस 15 ना, तो 1.5 लाख फर्स्ट वाला देगा। 5th नंबर इंटरेस्ट रिसीव ऑन बॉन्ड्स ऑफ यूके कंपनी आउटसाइड इंडिया, सेम चीज, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स अमाउंट, और तो कुछ है नहीं, 45,000 ना, टोटल इसका तो 11 लाख हुआ, इसका 6, 16, 17, 1795, मैंने 1795, देखो सही चेक करो, ये हमारा GTI आ गया। सब में एग्जाम में हमको GTI बोले हम लोग यही रुक जाएंगे, एग्जाम में उधर टोटल इनकम तो थोड़ा सा कष्ट कर देंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U,
फिर सेम अमाउंट यहाँ लिख देंगे। आप पेपर देते हो ये चीज़ आना आएगा, जितना एग्जामिनर बोलेगा उतना ही नॉलेज दीजिएगा अपना, उससे ज़्यादा कुछ मत दीजिएगा, ठीक है। याद रखिए एक्सेस कुछ भी, सब्जी में नमक भी थोड़ा सा भी एक्सेस नहीं चलता है। वैसे टीचर को हल्का सा ज्ञान एक्सेस वो कब चलता मालूम तुमको, जब लगे रियल में ज्ञान है। कहीं एक्स्ट्रा ज्ञान में मेरा जो अवगुण सामने आ गया वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट है वही दो, कुछ भी एक्सेस मत दो। सब में जीटीआई बोला तो जीटीआई करके रुक जाएंगे, भले हमको मालूम है फिर भी नहीं करेंगे हम। जीटीआई में टीआई बोले हम तो टीआई करके रुक जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं, जिसे टीचर 5 आउट ऑफ 5 ही दे। क्लियर? कुछ लिखना है इसमें, एक पॉइंट और ऐड करना है हमको। जैसे कि आपको याद होगा हम पेपर जब अपने डिस्कस करते हैं उसमें एक पॉइंट बोले थे, अपने सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करेंगे, ग्रुप ए को। उसका रीज़न क्या था वो सुनिएगा। अगर हम ग्रुप सी को अटेम्प्ट करते हैं, सम पूरा राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे ये आपको पता है। स्टार्टिंग सम्स करते हैं, रॉन्ग भी हो सकता है राइट भी, तो अपने पहले क्या मान के चले, अपने रॉन्ग ही ज़्यादा करेंगे। अपने ग्रुप ए को करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या, 5 मार्क्स एक ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें तुम्हारे अदर सोर्स भी रहा, डिडक्शन भी रहा। मानो हम आपने वो कितना सम्स करना है, 4 में से हम 2 भी पूरा राइट किए, कितना मिला, और बाकी 2 हम 50% राइट किए, कितना मिला, 15। मैं 20 में से कितना स्कोर किए, 15 स्कोर किए। अगर हम ग्रुप सी को अटेम्प्ट करते हैं, पूरा हम सम्स राइट करेंगे 15 में, तब हमको अच्छा मिलेगा, बात गारंटीड है। बट हम पूरा राइट करेंगे, गारंटीड है। तो इसीलिए जो स्मॉल सम्स होगा उसको पहले करना चाहिए। उससे बेनिफिट क्या है, आपका सम्स का राइट और प्लस आपको कॉन्फिडेंस जनरेट रहेगा कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है। पहले अगर ग्रुप सी आप अटेम्प्ट कर लोगे तो ग्रुप सी में सम्स नेचुरल 15 मार्क्स है, सम्स हार्ड नहीं रहेगा। सम्स में क्या, कोई प्रोविजन आप भूल गए तो आपको लगेगा अरे सम्स अब रॉन्ग हो गया। वो प्रेशर में बाकी ग्रुप खराब होगा, उसका नेगेटिविटी उस दूसरे ग्रुप पे जाएगा। और आप पहले ग्रुप ए करके जाओगे तो आपको लगेगा हाँ हम 20 में से 15 तक तो करके आ गए। अब 20 में चारों सम्स अगर राइट है, मतलब 20 से 20 का कॉन्फिडेंस रहेगा। कॉन्फिडेंस हाई रहता है ना, इंसान मतलब हाराबाजी भी जीत जाता है। मगर अगर कॉन्फिडेंस लो हो तो अपना क्या होगा, तो हार तो चुके ही थे, अब बचा क्या जीतने के लिए, तो हारेंगे आगे। तो पहले आप क्या करोगे, ग्रुप ए, फिर ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी यही बेनिफिट मिलेगा कि पार्ट ना मार्किंग रहेगा, 5 मार्क्स एक चैप्टर, फिर 5 मार्क्स दूसरा चैप्टर है, तो भी अपने को स्कोरिंग रहेगा, ठीक। और लास्ट में ग्रुप सी, उससे और लास्ट में उसको देने का रीज़न क्या है, आप 5 वाले क्वेश्चन को अगर अपने स्ट्रेटेजी बना के चले एग्जाम में, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो, जैसा भी ये 5 मार्क्स सम्स आप सॉल्व कर रहे हो, हार्डली कितना मिनट लग रहा है, 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट मान लेते हैं। तो आपको 5 मिनट्स वाले क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं 7 मिनट ही लगेगा, 7 से ऊपर नहीं लगेगा। और 7 हम मैक्सिमम पकड़ रहे हैं, कोई 4 मिनट में भी कर लेगा, कोई 5 मिनट में कर लेगा, उसके सरप्लस टाइम बच जाएगा। तो ऐसा कितना क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपका कितना हो दादा, 28 मिनट दे के मेरा 20 मार्क्स अटेम्प्ट हो गया, कोई खराब सौदा नहीं है, ठीक है। अब हम आगे ग्रुप बी में। ग्रुप बी में 3 क्वेश्चन करना है, उसमें बोले थे ना उसमें ब्रेकअप रहेगा आपको, ठीक है। तो उसमें भी अपने मान लेते हैं पर क्वेश्चन हम मान लेते हैं 15 मिनट, ठीक, और बढ़ाएं 15 मिनट, 20 मिनट मान लेते, चल 20 मिनट मान लेते हैं, 20 से ज्यादा बढ़ाने का नहीं है। तो 20 × 3 60 मिनट। अब मेरे पास हुआ कितना है, 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा ने उसमें 2 मिनट हम लोग बढ़ा दिए, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में हम 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब मेरे पास 1.5 घंटा बचा, सॉरी 50 मार्क्स अटेम्प्ट कर चुके हैं 1.5 घंटा में। अब बचा कितना देर, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मार्क्स कितना बचा, 30। अब सोचो उस 30 में हम जितना भी सोचेंगे, ठीक, हम पेपर खराब मिला जो तो हो चुका है, अब तो उससे तो हमको यहाँ ही सोचना है, तो आराम से सोच के करेंगे। माने कोई हमको प्रोविजन लगा तो हम 2 मिनट सोचेंगे, हमको प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर क्यों मालूम है, क्यों मालूम, ग्रुप ए ग्रुप बी हम करके आ चुके हैं, हमको ग्रुप सी ही करना है। तो इसीलिए आप ग्रुप सी सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। आप कैसे हम बोले, मानो ये 1.5 घंटा की जगह 2 घंटा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी 1 घंटा है, हाफ एन आवर एक सम्स के लिए तो अभी भी है मेरे पास। हम मान लेते, चलो आप बोलेंगे 90 मिनट बोल रहे हैं, होगा नहीं हमसे, तो मान लेते नहीं होगा, तुम्हारा बात ही मान लेते। इसको 90 को बढ़ा के प्लस 30 मिनट और कर दो। अब 1.5 घंटा में भी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। 2 घंटा में भी नहीं हो तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो अटेम्प्ट नहीं कर सकता।
2 घंटा में तो आराम से ग्रुप ए ग्रुप बी हो गया। अब लास्ट में एक ग्रुप के लिए 1 घंटा मोर देन एनएफ होगी, और यहाँ हम टाइम बचा लिए तो वहाँ वो सरप्लस होते जाएगा। और हम आपको लिख के दे रहे हैं, जो अपने बलबूते पे एग्जाम देगा सेल्फ के ऊपर, उसका पेपर हार्डली 2.5 घंटा लगेगा कंप्लीट होने में, और जो पड़ोसी के बलबूते पे देगा उसके लिए 3 घंटा भी कम है। ठीक है, कि वो पड़ोसी हमेशा तो दिखाएगा हमको दिखा दे, ठीक, क्योंकि वो एटीट्यूड में रहेगा। इसीलिए तो अपने बलबूते वाले में 2.5 घंटा मैक्स, और दूसरे बलबूते में 3 घंटा भी कम है, ये ध्यान रखिएगा। तो सही में आगे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। और हम वापस बोले, मेरे बोलने के बावजूद भी कई ऐसा यहाँ पर नमूना है, नमूनी, ठीक, जो भी वो फिर ओहो ग्रुप सी तो वही वाला समझा है, पहले ग्रुप सी ही करेंगे, ये भी एग्जाम में जाके करेगा वो बता दे रहे हैं। हम बोले वो सब मत करना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, फिर ग्रुप सी सबसे ज्यादा बेस्ट। ये मत सोचना सम हमको आता है, अरे ठीक है, अगर कोई ऐसा समस्या है जो नहीं आता है तो उसको तो स्किप कर देना, लास्ट में देखेंगे उसको, ठीक, मगर पहले ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को लेके चलना, उससे आपका स्कोरिंग पैटर्न ठीक रहेगा, बता दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देगा। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आगे सम नंबर 5। भगवान, नंबर पहला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका। रिसिप्ट भी कहाँ हुआ, वही माने पैसा, प्रॉपर्टी बाहर, मिला बाहर, कंट्रोल बाहर, कौन देगा टैक्स, एक। क्या नाम है प्रॉपर्टी का, इनकम हाउस प्रॉपर्टी ना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन श्रीलंका। अमाउंट कितना है, 22,500, ये दोनों डैश। नेक्स्ट हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरी इन इंडिया। इंडिया में है, कुछ बोलना ही नहीं है, इन इंडिया 1,20 ना मैडम, 1,20, 1,20, 1,20, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन चाइना, इंडिया है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना, 25,000 ग्रॉस है, देख रहे हैं ना। वो पता है जहाँ मुझे ग्रॉस लिख के दिया एग्जाम में, क्या तुम सोचो यार नेट करना है क्या, इसे ग्रॉस लिख के दिया है, क्योंकि ग्रॉस ही लेना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। ये बोला थी रिसिप्ट कहाँ हुआ है, तो हम लोग रिसिप्ट बांग्लादेश माने रिसिप्ट बाहर, मिला बाहर, कौन देगा टैक्स, सिर्फ एक जन, याद है ना। इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, क्या इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश ना, मतलब इनकम फ्रॉम बांग्लादेश, इनकम फ्रॉम इन बांग्ला लिख दे रहे हैं। हाँ, कितना अमाउंट, 37, एक में ना, सॉरी एक में बात तो किए थे। नेक्स्ट किसी में नहीं, एक और है ना, 10,000 अर्न इन इंग्लैंड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, 21-22 है, 22-23 का नहीं है। तो याद है ना, पास्ट ईयर इनकम अगर हम इंडिया में लिखाते हैं नॉट टैक्स, उस साल टैक्स दे चुके, रीजन ये 21-22 हम दे चुके, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पास्ट ईयर इनकम 2,05,000 है, 2,05,000, 45 से 45 ये आ गया, GTI। ठीक है। आप लोग अपना अपना रेक्टिफाई कर लीजिए, किसी का कोई मिस्टेक है तो, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं आरएस का, हम लोग एक सम्स कर लेते हैं, ठीक है, आरएस का, जिससे दोनों काम हो जाएगा। एक बार कहीं 99% फोन ले किया तो 1% इसमें आ गया तो केस, सारा पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, हाँ सारा पॉसिबिलिटी को लेके, एकदम सर, एकदम उसी में समझदारी है। सम नंबर 10 नंबर सम्स, 10 नंबर सम्स। देखो इसमें आपको हम वर्बली बोल दे रहे हैं, खाली सुन लेना, लिखने तक लिखा तो ऑलरेडी। बेसिक कंडीशन क्या था हम रिपीट कर दे रहे हैं,
बेसिक कंडीशन यह था कि आपका प्रीवियस ईयर मीन्स 22-23 में आपका मिनिमम स्टे 182 डेज होना चाहिए, ठीक, वो हो गया तो ठीक है। अगर इफ़ आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपका सेकेंड बेसिक कंडीशन है 60 डेज होना चाहिए 22-23 में, एंड 365 इम्यूनिटी प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर छोड़ के बाकी 4 प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, टोटल मिला के 365 मिनिमम, उससे ज़्यादा वो चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, बेसिक कंडीशन। इस बेसिक प्रूफ होता है तो होता है रेसिडेंट इन इंडिया। बेसिक प्रूफ है तो क्या हुआ, रेसिडेंट। इफ इज अनेबल टू फुलफिल द बेसिक कंडीशन तो हम लोग क्या बोल देंगे, एनआरआई। अगर फुलफिल कर दिया बेसिक कंडीशन तो हो गया रेसिडेंट। अब उसके साथ ऑर्डिनरी है क्या नहीं, उसके लिए हम लोग एडिशनल कंडीशन चेक करना है। एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, 10 प्रीवियस ईयर में से मिनिमम 2 प्रीवियस ईयर वो रेसिडेंट होना चाहिए, और रेसिडेंट चेक करने के लिए फिर से हमको बेसिक उठा के देखना पड़ेगा, फिर से उठा के। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो एक और प्रूफ करना पड़ेगा कि 7 इयर्स में उसका मिनिमम स्टे इंडिया में होना चाहिए 730 डेज और मोर। ये दोनों फुलफिल हुआ तो क्या हो गया, वो रेसिडेंट। बट इसमें कुछ एक एक्सेप्शन था, सर याद हो, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाता है तो बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। अगर क्रू ऑफ इंडियन शिप बोल के जाता है उस केस में भी बेसिक कंडीशन 1 चेक होगा। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया में घूमने के हिसाब से आता है, उसका टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर होता है तो 60 डेज रिप्लेस हो जाएगा 120, बाकी सेम रहेगा। और जिसका टोटल इनकम 15 लाख से कम है तो 182 डेज रहेगा। बट इन दोनों केस में वहाँ पे एक कंडीशन और भी आ गया है, 365 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये हमारा पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस था। अब आइए हम लोग समझ में। सम नंबर 10, राहुल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 दिसंबर 2017. ही विजिटेड ड्यूरिंग 1920, 2021, 21-22 डेज बता दिया। अब ही केम टू इंडिया ऑन 2 जुलाई एंड लेफ्ट इंडिया ऑन 30 अगस्त 22, ठीक है। और आइए इसका स्टे देखते हैं, चालू करें। इंडिया में कब आया है, 2 जुलाई ना, 2 जुलाई 22। और इंडिया कब छोड़ा है, 30 अगस्त। 30 अगस्त। तो जुलाई का कितना दिन हो गया, 31 - 1, सही में आया, 31 होता है, एक दिन छोड़ेंगे कि 2 तारीख से काउंट होगा। और जुलाई के बाद अगस्त पूरा रहा, पूरा नहीं 30 ही रहा, तो 60 दिन हो, तो 60 डेज वाला ये फुलफिल कर सकता है, कर सकता है। अब 365 इसका हो रहा है कि नहीं वो देखते हैं। आइए 22-23 छोड़ दे, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, आओ देखते हैं कहाँ गया। 1920 में कितना स्टे उसका, 80 डेज है ना। 2021 में 75, और 21-22 में 100, ये हुआ। अब वो इंडिया कब छोड़ा था याद है, 31 दिसंबर 2017 में छोड़ा था, 31 दिसंबर 2000। और शायद एक सेंटेंस है फर्स्ट टाइम, माने उसके पहले वो पूरा इंडिया में था, उसके पहले वो पूरा इंडिया में था। तो सुनिए 18-19 में वो इंडिया आया नहीं, 17-18 में है। वो दिसंबर को छोड़ा मैडम, तो अप्रैल से लेके पहले दिसंबर तक तो इंडिया में था वो, अप्रैल से लेकर दिसंबर। अप्रैल से दिसंबर देखें तो 365 दिन का साल होता है, यहाँ तक हमको मालूम है। क्यों, उसमें आप देखा जाए तो कब इंडिया छोड़ा था, दिसंबर में, माने जनवरी फरवरी मार्च इंडिया में नहीं था। जनवरी फरवरी, हम खाली वो दिन माइनस कर दें, या हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक ले लो, वो तो ज़्यादा लॉन्ग रहेगा। हम लोग टोटल डेज में से जिस दिन इंडिया में नहीं था वो माइनस कर रहे हैं, दोनों बात सेम है। बात समझ आया बोला तब। तो 365 में से हम लोग जनवरी कितना, जनवरी माइनस करें, फरवरी और मार्च, ठीक है, क्लियर। टोटल कितना हुआ, 275,
और 16 17 पूरा ही रहा 15 16 14 15 13 14 12 13 काउंट करो कितना साल हुआ? हो गया सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके पीछे में हर दिन वो पूरा रहा है, चेक करके कोई फायदा है ना? तो इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कोई बोला था नॉन रेसिडेंट, कोई बोला था, इसीलिए बोलते हैं आंसर हड़बड़ा के मत दो, पूरा चेक करो वो क्लॉज पूरा। अब सुनिए, वो इस साल क्या था, 100 डेज हो रहा है, तो इसका पीछे 60 साल कौन सा हुआ? यहाँ तक हुआ, तो इसका 365 डेज 375 है, सॉरी 275 प्लस 80 प्लस 75 करेंगे 365 हो जाएगा। 350 तो ये क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया इसमें, यहाँ लिखते रेसिडेंट, यहाँ रेसिडेंट हो गया, सेकंड में भी रेसिडेंट हो गया वो, थर्ड में यहाँ नहीं होगा, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, अब नीचे सब में रेसिडेंट है वो। आपने 10 में से 2 साल बोला रेसिडेंट है, ये तो अगला कितना बार सेटिस्फाई, 9 बार सेटिस्फाई कर दिया। 10 में से 9 बार हम रेसिडेंट हैं, और 7 साल में 730 दिन, 7 साल में 730 दिन आराम से 2 साल भी पकड़ेंगे तभी भी हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते फिर भी, 2 4 5 6 7 हो गया, चेक कर लेना हमेशा। तो इज अ रेसिडेंट एंड सही है मैडम, इसीलिए बोल रहे हैं हड़बड़ा के आंसर मत लीजिए। किसी को कुछ लिखना है लिख लीजिए। एक सेकेंड, इसमें एक चीज और, हम लोग ये तो चेक कर लिए, मगर इसका तो 60 डेज हुआ ना, इसके पीछे 4 साल देखें नहीं हुआ है। तब तो हुआ ही नहीं है। 365 इधर में हो गया है, मगर ये वाला जो हम लोग 60 डेज हो रहा है, इसमें 4 साल का हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो 365 हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। डायरेक्टली क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। पीडीएफ में आइए, 11 नंबर देख रहे हैं, गिव एग्जांपल्स ऑफ फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, पेज नंबर दिया हुआ है, वहां से पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम का पेज नंबर दिया हुआ है, वहां से पढ़ लेंगे। 13 नंबर सम्स जो हम लोग पहले भी किए थे, फिर से भी कर ले रहे हैं, मैंने ऐसा सेम सम नहीं इस टाइप का किए थे। आपको याद होगा एग्रीकल्चर इनकम का क्या बताए थे? अगर हमको टैक्स निकालने बोल देता है ऑन एग्रीकल्चर इनकम, तो हम लोग क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। एग्रीकल्चर इनकम का हम लोग पहले नॉन एग्रो इनकम मीन्स, नॉन एग्रो इनकम मतलब क्या हुआ? अदर देन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर इनकम मिला के टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स निकालने का तरीका याद है ना? 2.5 लाख तक नॉर्मल एसएससी में कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10%, 5 लाख से, वही हम देख रहे हैं, 5 लाख से 10 लाख में 20%, 10 लाख से ऊपर हो तो 30%, और एजुकेशन सेस 4%, याद रहेगा। और एक चीज था, लॉटरी इनकम हुआ तो 30%, लॉन्ग टर्म हुआ तो 20%, और शॉर्ट टर्म हुआ तो अंडर सेक्शन 111A 15%। कितना परसेंट? 15%। और एजुकेशन सेस 4% टोटल पर। ये टैक्सेशन सिस्टम है। आइए अभी क्या बोला सब में, ये जो टैक्सेशन सिस्टम एग्रीकल्चर इनकम के लिए यूज है खाली। सब में बोला मिस्टर जीवन सामंता, एज कितना? 54 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एग्रीकल्चर इनकम दिया हुआ दिख रहा है 70,000, नहीं दिख रहा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया 2 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिया है। कंप्यूट टैक्स पेबल बाय जीवन सामंता फॉर असेसमेंट ये आपको दे दिया, टैक्स पेबल। तो टैक्स हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। सम नंबर कितना है बाबू? 13। टैक्स ऑन, पहले इसके पहले आपको हम वो निकाल दे रहे हैं, ज्यादा अच्छा कौन है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। क्या क्या इनकम इसके अंदर में देखिए, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कितना? 2 लाख। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितना? 30। मिला के 30। ये आ गया GTI लेस रिडक्शन
अंडर सेक्शन 80C2 कितना 330, ये आ गया टोटल। ठीक, अब इस पर टैक्स ऑन रुपीस आप यहाँ देख लीजिए, वर्किंग दिखा 330, ये नॉन एग्रो इनकम है प्लस एग्रो 70, दोनों मिला के कितना हो गया 4 लाख। 4 लाख का टैक्स निकालें। 4 लाख का टैक्स हम यहाँ अलग से निकाल दे रहे हैं। टैक्स ऑन रुपीस 4 लाख अप टू रुपीस 2,50,000 कितना होगा नील, और 2.5 लाख से 4 लाख कितना बचा 1.5 लाख पर 75, ये 75 लोग यहाँ लिखिए, कोई तकलीफ। फिर लेस टैक्स ऑन रुपीस, टैक्स ऑन रुपीस एग्रो इनकम प्लस एग्जेम्प्टेड सीलिंग, एग्रो इनकम प्लस एग्रो इनकम कितना है और एग्जेम्प्टेड कितना होगा इसका, आप एग्जेम्प्टेड यहाँ से देख लो कितना एग्जेम्प्ट किए थे, जितना वो किए थे वही यहाँ प्लस करना है। 320 तो टैक्स और रुपीस 3,20,000 सेम अप टू रुपीस 2,50,000 तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 320 70 पर 3,500 माइनस करके 4,000। इस 4,000 में क्या करेंगे, लेस रिबेट, पहले रिबेट मिलेगा फिर सेस होगा। अंडर सेक्शन 87A रिबेट का कंडीशन थोड़ी देर पहले आज रिपीट हुआ था, याद है। इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, 5 लाख से ऊपर हो तो रिबेट नहीं मिलेगा। इसका 5 लाख से ऊपर हो रहा है टोटल इनकम नहीं हो रहा है तो रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा रिबेट का, याद है कंडीशन क्या था, टैक्स लायबिलिटी और 12,500, टैक्स लायबिलिटी और 12,500, रिबेट क्या था, टैक्स लायबिलिटी और 12,500 व्हिचएवर इज लोअर। टैक्स लायबिलिटी कितना है 4,000 और 12,500 दोनों में लोअर 4, कितना बचा, फिर ऐड करते हैं सेस 4%, टैक्स पेबल, ठीक है। कुछ लिखना है, लिखना है तो लिखिए तो आगे बढ़े। क्या बोला है, मिस कृष्णा दारिपा engaged in growing and manufacturing of tea furnishes the following information। सेल ऑफ टी कितना लगा है 15 लाख रुपया, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 5 लाख रुपया। आप लोग को एग्रीकल्चर इनकम आप लोग जाके खोल के देखे थे चैप्टर को, चेहरा बोला नहीं देखे थे, 1-2 जन छोड़ के, बस वो थोड़ा मतलब नहीं के बराबर है। उसमें क्या बता दे रहा आपको हम शॉर्ट में, इसके हिसाब से 60% जो इनकम होता है उसको माना जाता है नॉन एग्रो इनकम। क्या माना जाता है उसको 60% को, और 40% जो माना एग्रो इनकम हुआ। आई रिपीट 60% जो होता है उसको क्या माना जाता है, और 40% को याद रखिएगा परसेंटेज, ठीक है। अभी के हिसाब से जो समझ में आप लोग क्वेश्चन को फिर से गो थ्रू कर लीजिए, आप दिमाग में वो पॉइंट रखिएगा जो हम बोले 60% क्या माना जाता है, तो हम लोग को जो नॉन एग्रो उसी से मतलब है।
हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो सब में फाइंड आउट करने बोला है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहला क्या है हमारा, सेल ऑफ टी, कितना अमाउंट, 15 लाख, लेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है, माइनस करके, अब टैक्सेबल इनकम कितना होगा हमारा, ये इनकम हुआ 60%, तो 60% ऑफ 10 लाख 6 लाख। ये सम्स करके आपको एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाता है, बट उसमें परसेंटेज याद होना जरूरी है, या 60% ही लेना है, ठीक है। कहीं 60 का कुछ और परसेंट ले लिए तो समझ आए बात को, 60%, क्लियर। अरे और 2 मिनट, ग्रुप बी में ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है, दिख रहा है 1A, ये ग्रुप बी में चला गया, ग्रुप ए का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का ही है, आपको बताते हैं। एक बार क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इनकम्स आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। इससे पूछ रहा है ये सब इनकम को अपने एग्रीकल्चर इनकम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। आइए देख लेते हैं, चालू करें। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिक्विजिशन ऑफ, ठीक है, लैंड विच हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। समझ में आया, मतलब जमीन के लिए हम लोग कंपनसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से, वो जमीन कहाँ यूज होगा, एग्रीकल्चर के लिए। तो जो हम लोग को मिल रहा है कंपनसेशन, वो एग्रीकल्चर इनकम हुआ आपको, एग्रीकल्चर इनकम कैसे होगा, आप कंपनसेशन ले रहे हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, वो इनकम कहाँ से होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलिए, वो इनकम हुआ ही नहीं कोई एंगल से भी। लिख दो नो, क्या लिख देंगे, ये 5 पॉइंट है, हर एक पॉइंट में येस नो लिखना है और 5 मार्क्स मिलना है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी, ठीक है, विच मेजर इनकम कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। डिविडेंड रिसीव हुआ है कंपनी से, ठीक है, जिसका मेजर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर का है, तो ये क्या हुआ हमारा, एग्रीकल्चर इनकम हुआ है, नॉन एग, हमको डिविडेंड मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको, कंपनी के लिए वो एग्रीकल्चर इनकम, अपने लिए तो एग्रीकल्चर है नहीं, अपने लिए इनकम है, क्या है वो, नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम अ सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। आपको मालूम है इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कहीं भी अपने आप तुम घास फूस उग जाता है, जिसके लिए हमको पानी नहीं डालना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो जो उग जा रहा है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, हम तो एग्रीकल्चर ऑपरेशन कुछ किए ही नहीं, बिना एग्रीकल्चर ऑपरेशन के, फिर भी वो भी बिक जा रहा है आज के टाइम, वो भी, तो उससे जो इनकम हुआ एग्रीकल्चर है, तीनों एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। चौथा, इनकम अर्न फ्रॉम अ सेल ऑफ टी, फ्रॉम अ सेल ऑफ टी, इसमें है, मगर अभी हम लोग सेल ऑफ टी किए ना, ये इसमें लिखेंगे पार्टली एग्रीकल्चर इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रो इनकम, यहाँ लिखेंगे कि पूरा एग्रीकल्चर इनकम है नहीं, इसमें पार्टली एग्रीकल्चर है और पार्टली, तो पार्टली एग्रो इनकम एंड पार्टली नॉन एग्रो इनकम। रेशियो नहीं, आपको खाली जस्ट ये बोला तो आप क्लासिफिकेशन लीजिए, रेशियो मत दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, इनकम बाय वे ऑफ सेलिंग राइस प्रोड्यूस फ्रॉम पैडी परचेज बाय द एसएससी, ये हम लोग का एग्रीकल्चर इनकम हुआ, ये तो खरीद के बेच रहा है, तो एग्रीकल्चर इनकम। तो अपने एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 3 टाइप बना, आप नोटिस किए, एक क्या बना था, टैक्सेशन निकालने वाला, एक ये वाला और तीसरा ये वाला, तीनों में से एक आएगा,
5 मार्क्स का। सिक्योरिटी 100%, गारंटी 0%, याद रखिए। अब सुनो, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहले ये कर ले क्या वो लिखेंगे क्या? ठीक ठीक लिखेंगे। हम फ्लू में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है।